स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ और क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा दूसरा, यानी कि चैप्टर हमारा सेकंड। इसका पार्ट 1 है। देखिए इसका जो टाइटल होता है चैप्टर का वो था राजा, किसान और नगर, लेकिन इस साल CBSE ने चैप्टर के टाइटल बदल दिए। तो नया टाइटल जो है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और किस प्रकार से अभिलेख कहानी बयां करते हैं। ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा। पहली बुक में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर ऑलरेडी कराया हुआ है, दूसरा आपको कराया जा रहा है और इसका ये पार्ट 1 है। तो आपको ये बेसिक बातें जाननी है। अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए हड़प्पा आपके देखिए सिलेबस में सबसे पहले ये समझिए क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता हमने कर लिया तो इसको हम कट लगा देते हैं, यानी हम कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं बताया हुआ है। हर्यक वंश, नंद वंश, नाग वंश, शिशु नाग वंश जो था, और नंद वंश, इसके बारे में भी आपके सिलेबस में नहीं बताया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मौर्य वंश के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम हड़प्पा सभ्यता से सीधा मौर्य वंश की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो ये समय रहा था, इसमें जो जो बदलाव हुए थे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम चलेंगे सीधा टॉपिक पे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें फालतू की चीजें भी नहीं पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में ना हो। हमें अपने सिलेबस को पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो ये था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको? ये जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक का समय था, इसको वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय वेद की रचना हुई। ठीक है, ऋग्वेद आप पढ़ोगे कि ऋग्वेद का रचना हो गई थी और बाद में जो दूसरे वेद थे उनकी रचना हुई। आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर ये समय चला और ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके अपोजिट वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद कुछ वंश आए जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले, लेकिन मौर्य वंश जो था, यहाँ से भारत का प्राचीन इतिहास जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले के जो साक्ष्य है ना, सबूत, वो काफ़ी कम मिले हैं, लेकिन मौर्य वंश के साक्ष्य जो है मौर्य वंश से वो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लें, इसको समझ लें। देखिए यहाँ पे मौर्य वंश की जो डेट दे रखी है 321 से 185 BC दे रखी है, लेकिन आप किसी गूगल पे या कहीं पे भी किसी भी राइटर की बुक में आप सर्च करोगे तो वो 321 की जगह आपको 322 मिलेगा। मैंने यहाँ पे 321 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपकी जो NCERT है, NCERT में आप देखो 321 बताया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी तारीख 321 लिख दी है। तो आप कौन सी तारीख को सच मानेंगे? जो भी आपकी NCERT में दिया हो, बेशक से वो गलत ही दिया हो, पर आपको NCERT में दिया है तो आपको उसको बिल्कुल सच मान के ही चलना है। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स होंगे ना वो आपको NCERT के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ये चीज याद रखना। देखते हैं भाई मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश जो था वो कौन से वंश को खत्म करके आया था, या किस वंश के बाद मौर्य वंश आया था? तो मौर्य वंश जो था वो नंद वंश के बाद आया था। नंद वंश का जो समय है वो 344 BC से 321 BC माना जाता है, और मौर्य वंश का समय जो है 321 BC से 185 BC माना जाता है। तो देखिए नंद वंश जो थे, इसकी स्थापना की थी महापद्म नंद ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। और नंद वंश के जो आखिरी शासक थे धनानंद थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने धनानंद को पराजित करके, उसको सत्ता से बेदखल करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये धनानंद वही धनानंद है। अगर आपने मेरी पुराने वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि वही धनानंद है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी कि चाणक्य का अपमान किया था, और चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से भगाया था। इसी का बदला लिया था चाणक्य ने धनानंद से, उसको सत्ता से हराकर। कैसे हराकर? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्योंकि चाणक्य जो थे वो किंग नहीं थे, वो किंग मेकर थे। किंग और किंग मेकर में आपको अंतर पता होगा, राजा और राजा को बनाने वाला। ठीक है, ये चाणक्य सत्ता नहीं चाहते थे, वो दूसरों को द्वारा सत्ता चलाना चाहते थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता लगेगा। स्टोरी में नहीं बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो आप देख चुके हैं, तो आप वहां पे जाके स्टोरी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी में हम नहीं जाएंगे। अब यहां से आपको सारे पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं, जो जो बताऊंगा बिल्कुल दिमाग में आपको रखने हैं।
हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो थी वो अस्तित्व में आई। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? आप बोलोगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी, ठीक है, और ये आर्यों के द्वारा बसाई सभ्यता थी। अगर आपको याद हो, हमने जब हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पढ़े थे तो वहां पे एक कारण था आर्यों का आक्रमण। आपको याद आएगा, एक कारण पढ़ा था हमने, आर्यों का आक्रमण। ये वही आर्य हैं जो कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे भारत में, ठीक है। इनके द्वारा बसाई गई सभ्यता थी और इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखें, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमें बहुत सारे नगर मिले हैं। चाहे वो लोथल की तरफ आप देखोगे, राजस्थान की तरफ देखोगे, चाहे आप पाकिस्तान में देखोगे, चाहे आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगरों को देखोगे, बहुत सारे नगर मिले हैं। लेकिन इस सभ्यता से जो प्रमाण मिले हैं उससे पता लगता है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। लोग जो थे वो क्या करते थे? गाँव में लोग क्या करते हैं? गाँव में लोग खेती करते हैं, ठीक है, गांव में लोग पशुपालन करते हैं या फिर ऐसे छोटे मोटे काम में लगे रहते हैं जो ग्रामीण कहलाते हैं, ठीक है। चाहे नहर खोदना या कोई भी काम हो, मतलब गांव का, वो ग्रामीण सभ्यता ये मानी जाती थी। इसका जो कार्यकाल है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी 600 बीसी तक निर्धारित किया गया है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। वेद जो हैं वो भी संस्कृत में लिखे मिलते हैं। इसको प्राक संस्कृत कहा जाता है, ठीक है। कौन सी संस्कृत? प्राक संस्कृत। आपने जो 10वीं 12वीं क्लास में जो आप संस्कृत पढ़े होगी, या फिर अगर आपके पास 12वीं में हो या नहीं हो तो आपने 10वीं तक पढ़ी होगी संस्कृत, तो वो वाली संस्कृत और ये जो वेदों वाली संस्कृत है इसमें अंतर है। दोनों अलग अलग संस्कृत है, ठीक है। प्राक संस्कृत इसको कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल सेम नहीं होती, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, वैदिक सभ्यता जो है एक अपने, इसकी बात करें ना, अपने आप में ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है। बट आपके सिलेबस में जब इस टॉपिक की बात नहीं की गई है तो हम यहाँ पे ज़्यादा इसको डीप में जाकर नहीं पढ़ने वाले। वैदिक सभ्यता जो है बहुत बड़ा काल था, तो इसको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक तो है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, ये पहला काल माना जाता है, और दूसरा है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है, दूसरा काल, ठीक है। और देखिए, ऋग्वैदिक काल, इसको ऋग्वैदिक काल पहले को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद जो है पहला वेद है, और उसके बाद के जो वेद हैं वो बाद में रचे गए थे, इसलिए उसे उत्तर वैदिक काल में रखा जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे टाइम पता लग गया। अब देखिए, अब अपने टॉपिक पे हम चलते हैं और समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये नाम याद रखें, जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा, 1830 के दशक में, दशक का मतलब 1830 का दशक का मतलब 1830 से लेकर 1840, ठीक है, 10 साल, यानी 1830 के दशक में इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि हड़प्पा लिपि का अर्थ नहीं निकाल पाया आज तक कोई, लेकिन ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी इसका अर्थ किसने निकाल लिया? जेम्स प्रिंसेप ने निकाल लिया। बिल्कुल आप इसको नाम को याद रखें, जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। जो शुरुआत के जो अभिलेख थे या शुरुआत में जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों में और उन अभिलेखों में इसी लिपि में लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ है या तो ब्राह्मी या खरोष्टी। तो इससे क्या फायदा हो गया इतिहासकार को? इतिहासकार को इस लिपि को पढ़ने के बाद बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो भी सबूत मिले थे अब वो उसको पढ़ के समझ सकते थे। अब हड़प्पा के बारे में हमें ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। अगर हम उसकी लिपि को पढ़ पाते, इतिहासकार उसको पढ़ पाते, तो उसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी मिलती, बट इसके बारे में जानकारी मिल गई है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया कि अधिकतर जो अभिलेख मिले या जो ज्यादातर सिक्के मिले उसमें एक शब्द लिखा था, उसका नाम था पियदस्सी। अब इस शब्द को ध्यान से देखो, इस वर्ड को, पियदस्सी। अब ये पियदस्सी का मतलब क्या होता है? इन्होंने पियदस्सी का मतलब निकाला कि मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी कोई ऐसा राजा है जो मतलब बहुत ही मनोहर, मतलब एकदम मतलब अट्रैक्ट करने वाला, मतलब उसका जो फेस है, चेहरा है, वो मतलब बिल्कुल अट्रैक्ट करने वाला है, बहुत खूबसूरत है या सुंदर है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये है जेम्स प्रिंसेप। देखो यहां से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। कब इन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि की अर्थ निकाला था? 1830 के दशक में, ठीक है। और इसमें क्या लिखा मिला था? पियदस्सी लिखा मिला था। पियदस्सी का मतलब क्या होता है? मनोहर मुख आकृति वाला राजा। इतनी सारी बातें आपको यहां से पता लग जाती हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है, ठीक है। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक मिला है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ और आप जैन ग्रंथ को पढ़ोगे तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार और जैन ग्रंथों के अनुसार भी आप देखोगे तो अशोक जो था उसको एक महान सम्राट कहा गया है।
यानी अशोक जो था एक महान सम्राट था। तो उसके बारे में कई सारे अभिलेखों में जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने हैं, सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब बात करेंगे हम अभिलेख और अभिलेख शास्त्र। अभिलेख आप जानते होंगे क्योंकि क्लास 6 में आपने अभिलेख के बारे में पढ़ा था। तो देखते हैं अभिलेख क्या होता है। पत्थर पे या किसी धातु पे या किसी मिट्टी के बर्तन पे या लकड़ी वगैरह किसी चीज पे, किसी कठोर सतह पे जो खुदे हुए लेख मिलते हैं उसको अभिलेख कहते हैं। आपको मैं चित्र दिखाता हूं, आप चित्र से समझेंगे। एक बार ये चित्र देखिए, ये आपको कुछ धातु या कुछ पत्थर टाइप का दिख रहा है। इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आप नहीं पढ़ पाओगे, खरोष्टी वगैरह लिपि है कोई, आप इसको समझ नहीं पाओगे, पर आप इसको समझ जाओगे कि मतलब ये पत्थर, अगर ये पत्थर है तो उस पर खोद कर लिखा हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो ना, उसको खुरच के लिखा हुआ है, तो इसी को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, ये चित्र जो है आप इस चित्र को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे, अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियों और उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य जो था या उनके जो विचार होते थे वो अभिलेख में लिख दिए जाते थे। मान लो कोई अभिलेख जो है राजा बनवा रहा है, तो राजा की उपलब्धि उसमें लिख दी जाएगी, राजा के बारे में उसके जो क्रियाकलाप होंगे वो लिख दिया जाएगा, राजा ने कितना दान वगैरह करा है वो लिख दिया जाएगा, उसके विजय अभियान के बारे में लिख दिया जाएगा। ये सारी चीजें अभिलेखों में लिखी जाती थी। या कोई इमारत या कोई मंदिर बनवाया जा रहा है तो उसकी जो तारीख वगैरह है वो भी लिख दी जाती थी। ठीक है, तो अधिकतर अभिलेख जो थे वो राजाओं के क्रियाकलाप या फिर उनकी विजय अभियान या फिर उनकी धार्मिक संस्था को दिया गया दान, क्योंकि देखो राजा जो थे वो धार्मिक संस्था को दान बहुत देते थे, चाहे वो जमीन दे देते थे दान में, चाहे वो पैसा दे देते थे, धन दे देते थे। ठीक है, लेकिन दान बहुत देते थे, तो वो जो राजा दान वगैरह देते थे उसके बारे में भी अभिलेखों में लिखा मिला है। तो अभिलेख आप समझ गए हो, अभिलेख क्या है? आप कहोगे पत्थर पे, मिट्टी पर, मिट्टी के बर्तन पर या किसी धातु पर या किसी मतलब कठोर सतह पर खुदे हुए अक्षर के रूप में लिखना अभिलेख कहलाता था। ठीक है, मेटल पे भी लिखे जाते थे ये। अब देखिए आप यहाँ पे आपको दो चित्र और दिखाता हूं, आप इन चित्र को देखो। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको ये जो लिखा है ये भी एक तरह से अभिलेख है, आप इनको ध्यान से देखो। अगर आप कभी किसी पुराने मंदिर वगैरह में जाते हो, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर हो, तो वहां पे भी आपको अभिलेख देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यह अभिलेख है। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है। अब इतिहासकार को फायदा हो जाता है जहां पे तारीख मिल जाती है, इतिहासकार को समझ में आ जाता है कि ये कौन सी तारीख में लिखे गए अभिलेख हैं, कौन से समय में बनाए गए अभिलेख हैं, कितने प्राचीन हैं, उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जाती है। लेकिन सभी अभिलेखों में तारीख नहीं मिलती, जिसमें मिल जाती है वो तो फायदे की चीज है, जहां नहीं मिलती वहां पे इतिहासकारों को पता लगाना पड़ता है। प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा जो थी वो मतलब आम लोगों की भाषा थी, जो लोग आम लोग बातें करते थे वो प्राकृत भाषा इस्तेमाल करते थे। इसीलिए जो अभिलेख थे वो भी प्राकृत भाषा में लिखवाए जाते थे, ताकि आम लोगों की भाषा है, आराम से कोई भी इसको पढ़ सके, कोई भी इसके अर्थ को समझ सके। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा तमिल भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा जो है, इनके शब्द भी अभिलेखों में मिले हैं। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। जो भी मतलब अभिलेखों का अध्ययन करता है उसको अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अभिलेख शास्त्री या इसके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो ये आप यहाँ पे समझ जाएंगे, बहुत बेसिक बेसिक बातें थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके महाजनपद से बहुत ज्यादा आता है, तो ये जनपद और महाजनपद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर हम आगे चले वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद का जो समय है एक तरह से आप उसे महाजनपद काल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, महाजनपद काल के रूप में, और फिर हम पढ़ेंगे मौर्य सभ्यता के बारे में। तो इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो जनपद और महाजनपद का अंतर समझिए। तो देखिए जनपद जो होता है इसको अगर हम तोड़कर देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जन और एक है पद। जन का मतलब होता है जनता, कोई लोगों का समूह, लोग या कोई जाति के लोग या कोई कबीला वगैरह, कुछ इस तरीके से इशारा करता है जनता की तरफ। और पद का मतलब होता है पैर, यानी कि जनपद का अर्थ होता है जहां पे जनता ने अपने पैर रखे हो। अब पैर रखने से क्या समझ रहे हो आप? पैर रखने का मतलब है जहां पे जनता बस गई हो, यहाँ पे जहां पे लोग बस गए हो, जहां पे लोग निवास कर रहे हो, रह रहे हो, यानी अर्थात जहां पर लोग आकर बस जाते हैं, या ऐसा क्षेत्र जहां पे लोग निवास करते हैं। अब निवास लोग कहां पर करेंगे? जो अच्छी जगह होगी, जहां पे शांति होगी, जहां पे सुविधाएं होगी, वहीं पे रहना पसंद करेंगे। तो प्राचीन समय में कुछ राज्य बन गए थे। ठीक है, ये राज्य ही, इसको ही हम जनपद के रूप में देख सकते हैं, छोटे छोटे मतलब हिस्से के रूप में देख सकते हैं।
अब ये जो जनपद होते थे ये धीरे 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 डेवलप होते गए, और जब ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए तो ये महाजनपद का रूप इन्होंने ले लिया। महाजनपद जो है लगभग आज से 2500 साल पहले, आज से पीछे चले जाओ 2500 साल पहले, कई जनपद आज से 2500 साल पहले कई जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए, और इनको क्या नाम दे दिया गया, इनको कहा जाने लगा महाजनपद। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, ज्यादातर जो महाजनपद थे उनकी राजधानी थी, और उनकी राजधानियों में किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी देखो, मान लो कोई राजधानी है, चारों तरफ से दीवार से उसको बंद कर दिया जाता था, किलेबंदी। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे सुरक्षा, एक तो सुरक्षा के नजरिए से, या फिर मतलब अपना धन और अपना वर्चस्व दिखाने के नजरिए से भी किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, किलेबंद राजधानी का रख रखाव करने में और मतलब सेना का इस्तेमाल होता था, और नौकरशाही यानी जो कर्मचारी होते थे उनका इस्तेमाल होता था, और इसके लिए पैसा भी बहुत लगता होगा रख रखाव के लिए, तो इसके लिए टैक्स वगैरह भी इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाजनपद, और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो जनपद है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जहां से आएगा मैं आपको बता दूंगा। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। देखिए प्राचीन आप पढ़ोगे जैन और बौद्ध ग्रंथों में तो 16 महाजनपद का जिक्र है, 16 महाजनपदों की बात है। तो ज्यादातर जो जनपद थे वहां पे किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था। और लेकिन कुछ गण और संघ मिले के नाम से भी राज्य थे। यहाँ पे एक राजा नहीं होता था, गण और संघ जो है यहाँ पे एक से अधिक राजा, मतलब समूह में लोग शासन करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब गण और संघ क्या होता है आपको ये थोड़ा सा समझते हुए चलना है। गण जो है ये शब्द जो है ये कई सदस्यों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी गण जो थे यहाँ पे जो शासक होते थे वो मतलब एक से अधिक होते थे, और संघ का मतलब होता है किसी संगठन से या किसी सभा से। ठीक है, संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या किसी सभा के लिए किया जाता है। तो ये गण और संघ हो गए। अब बात कर लेते हैं 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद जो हैं उसका उल्लेख जो है वो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उसमें बार बार 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है। यानी कि 16 ऐसे क्षेत्र रहे होंगे बहुत बड़े बड़े, जो बहुत ज्यादा डेवलप रह गए हो गए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मगध हो गया, गांधार हो गया, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, अवंती हो गया। ये 16 महाजनपद में से कुछ महाजनपद मैंने आपको बताए हैं। और 16 महाजनपद में जो सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे ज्यादा जो डेवलप था वो था मगध। ठीक है, मगध जो है वो कहां पर है? बिहार में है। इन महाजनपदों का नाम कई बार जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। भगवान महावीर, आप देखते हो जैन धर्म में, अगर आप देखते हो महावीर जी के बारे में पढ़ोगे तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, वो भी इन्हीं गणों से ही संबंधित थे। ठीक है, इन गण से ही संबंधित थे। अब देखिए एक बार, ये जो मैंने 16 महाजनपद के बारे में आपको बताया है, इन 16 महाजनपदों को आप यहां भी देख सकते हो। जैसे अश्मक हो गया, अवंती हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, काशी हो गया, पांचाल हो गया, कुरु हो गया, सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, मल्ल हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, ये है। इसके अलावा एक इधर पाकिस्तान की तरफ भी आप देखो कि गांधार, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं दिखाया है मैंने आपको, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ महाजनपद हो जाएंगे, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, मैप में आपकी बुक में दिया हुआ है। अब देखते हैं, ये आपने देखो क्या क्या पढ़ लिया आपने। यहाँ पे ये समझ लिया कि जनपद क्या होते हैं, महाजनपद आपने पढ़ लिया क्या होते हैं। महाजनपद बड़े हो जाते हैं और उसमें राजधानियाँ जो होती है किलेबंदी कर दी जाती है, वहाँ पे राजाओं का शासन होता है। ये सारी बेसिक बातें आपने पढ़ ली। इतना ही आपके सिलेबस में सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ, आप इन चीजों को ध्यान से देखें, और यहीं से आपके क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी कि 6ठी शताब्दी बीसी का जो समय है, इसे एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, क्यों मतलब ऐसा कहा जाता है। तो देखिए इस समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। वो परिवर्तन कैसे हुए थे? देखिए आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, नए नए राज्य सामने आ रहे थे, नगरों का उदय होना शुरू हो गया था। जैसे कि हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, फिर उसके बाद वैदिक काल पढ़ा, वो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन इसके बाद आ चुके हैं महाजनपद काल। अब नगरों का उदय जो है काफी मतलब देखने को मिल रहा है। लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। अब जो हल थे, हल की जो फाल होती थी, हल की फाल जो होती थी वो लोहे की इस्तेमाल होने लगी, इससे कृषि में फायदा होने लगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, उनको नहीं पता था, वो लोहा नहीं जानते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के बाद के वैदिक सभ्यता में लोहे के बारे में जानकारी मिली, और उसके बाद महाजनपद काल तक इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा। सिक्कों का विकास हुआ इस समय में, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ।
ठीक है। और ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ थी उसकी रचना की गई। इतने सारे काम हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। धर्मशास्त्र जो थे ब्राह्मणों द्वारा जो रचित थे उसमें कहा गया था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। तो क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा बनते थे, या आज तक जितने राजा बने वो हमेशा क्षत्रिय ही होते थे? तो हम बोलेंगे नहीं, धर्मशास्त्रों में जरूर लिखा था कि क्षत्रिय राजा होते हैं, बन सकते हैं, लेकिन सारे राजा क्षत्रिय नहीं होते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप तीसरे चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको बताया मिलेगा। राजा का जो काम था, राजा का जो कार्य था, वो था किसानों से, व्यापारियों से तथा शिल्पकार जो लोग थे उनसे टैक्स लेना, कर का मतलब है टैक्स लेना, और उनसे भेंट यानी उपहार वगैरह वसूलना। ये किसका काम होता था? राजा का काम होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो राज्य थे वो, कुछ राज्य अपनी खुद की सेना रखने लगे और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे। इस तरीके से डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था। अब बात करेंगे 16 महाजनपदों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है मगध। यहां से देखिए कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं आपको बता देता हूं। उससे बाहर पिछले 10 से 12 साल में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, ये महाजनपद वाला आपको मिलेगा। फिर जेम्स प्रिंसेप वाला क्वेश्चन जो पढ़ा है मैंने आपको वो मिलता है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि वाला। और एक क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि ये किस प्रकार से, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्यों एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। तो देखिए मगध जो है वो सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। टोटल कितने महाजनपद का नाम पढ़ा है अभी हमने? 16 महाजनपद का। इन 16 में जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन था? मगध था। अब मगध इतना शक्तिशाली क्यों था आपको ये समझना है। तो बहुत आसान आसान पॉइंट है, बिल्कुल आसान, इजी, सिंपल आप कह सकते हो। तो देखिए मगध जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। आज के समय में बात करें तो बिहार में स्थित है, ठीक है। मगध जो है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके शक्तिशाली होने के पीछे एक कारण नहीं है बल्कि बहुत सारे कारण हैं। तो हम सारे कारण पढ़ेंगे। सबसे पहला कारण आप पढ़ो, यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती थी। यहाँ पे गंगा वगैरह से सिंचाई के साधन थे, सिंचाई भी अच्छी हो जाती थी, फसल भी अच्छी हो जाती थी, जमीन तो उपजाऊ थी। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे लोहे की खदानें थी। बिहार देखिए आज के समय में झारखंड अलग है, पर उस समय में झारखंड तो बिहार में ही होता था सब कुछ। तो वर्तमान में झारखंड और उस समय के मगध में लोहे की खदानें उपलब्ध थी। आगे देखिए, लोहे की खदान से क्या होता था, लोहा मिल जाता था और लोहे से औजार बना लिए जाते थे, लोहे से हथियार बना लिए जाते थे। क्योंकि लोहे जो एक ऐसा धातु है जो मजबूत है, इसकी जो मतलब लाइफ होती है, इसका जो मतलब चलने की जो समय होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लोहे की चीजें बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इससे औजार और हथियार बनाए जाते थे। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। अब हाथी का क्या इस्तेमाल होता था? आप जानते कि भाई जो हाथी होते हैं उसका इस्तेमाल जो होता है, हाथी का इस्तेमाल किस में होता है? सेना के रूप में। तो सेना में हाथियों को भर्ती रखा जाता था, हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। तो सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था और हाथी यहाँ पे क्या थे, आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। तो ये भी फायदा हो जाएगा मगध को। आगे देखो, गंगा और इसकी उपनदी, गंगा जो है और इसके साथ जो भी उपनदी है, वहां से आने जाने का रास्ता, आसानी से आवागमन का रास्ता जो था अच्छे से उपलब्ध था और ये काफी सस्ता था। क्योंकि जल के द्वारा अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप हमेशा सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सस्ता और अच्छा साधन था यहाँ पे आने जाने के लिए। मगध जो था प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, बहुत मतलब अच्छी लोकेशन पे था एक तरह से। ये मगध में क्या था, योग्य और शक्तिशाली शासक थे। कोई भी अगर राज्य समृद्ध हो गया है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे जो शासक होते हैं, जो नीति होती है वो अच्छी होती है। अगर अच्छी नीति होगी, अच्छे शासक होंगे तो वो डेवलप होगा। अब अच्छे शासक कौन थे? जैसे मान लो बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, महापद्मनंद हो गए, ये अच्छे अच्छे और महत्वाकांक्षी शासक थे, ठीक है, जिन्होंने मतलब मगध को बहुत ज्यादा डेवलप किया। इन शासकों ने बेहतर नीतियां बनाई और इन्हीं नीतियों के कारण मगध जो था इतना ज्यादा समृद्ध हो गया, यानी इतना बेहतर हो गया। तो मगध वाले देखो 5-6 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं ये।
क्योंकि मगध वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और मैं आपको देखिए सारे चैप्टर जो मैं 15 के 15 चैप्टर आपको करा दूंगा ना, उसके बाद मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा, जिसमें मैं आप सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और मैप वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, अभी आप चैप्टर की थ्योरी समझते जाएं, स्टोरी समझते जाएं। अब मैंने आपको बता दिया। अब आज की वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे कमेंट में बताएं, इस मैप में एक जगह मगध है, ये जो मैंने मैप बना रखा है इसमें मगध है, कहां पे मगध हो सकता है? ए, सी, डी या बी? मगध कहां पे हो सकता है? आप मुझे कमेंट में बताएं। आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने, बहुत ही आसान है। मगध कहां पर है आप मुझे कमेंट में बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा मगध हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर और पार्ट 1 जो है वो खत्म हो गया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। लास्ट एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 लाइन रह गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। शुरू में क्या था, मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह को राजगृह भी पढ़ा जाता है, ठीक है, राजगृह भी पढ़ा जाता है। ये मगध की राजधानी थी, लेकिन बाद में राजगृह को हटा दिया गया राजधानी से। नई राजधानी क्या बन गई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है? पटना नाम है, ठीक है। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी इसकी चेंज की गई थी। तो बहुत आसान था, बिल्कुल कुछ भी नहीं है पहले पार्ट में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को 1 बार और 2 बार देखना है। मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो आपके सिलेबस में है। और जब ये सारे चैप्टर मैं आपको करा दूंगा ना, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि भाई कितना आसान है। हिस्ट्री में सारे वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट के जरिए, फेसबुक के जरिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम के जरिए, ठीक है। आप ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।